तो सीधा अनुपात को ही हम अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, वो देख चुके थे। कल शुरू भी कर दिया था प्रतिलोम अनुपात, और देख लिया था कि कैसे प्रतिलोम अनुपात होता है। एक चीज अगर बढ़ रही हो तो दूसरी चीज कम हो रही होगी, उसको हम प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। और आज क्वेश्चंस करना है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कौन कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। पहला वाला हो चुका था मेरे ख्याल से। इसमें केवल बताना है कि प्रतिलोम अनुपात में है अथवा नहीं है, तो पहला वाला हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है, एक टेलीविजन शो में या गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जाती है। निम्नलिखित सारणी को पूजा पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन को यहाँ पर डायग्राम दिख ही रहा है, टेबल दिख ही रही है, यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है। वाह, प्रीति वीडियो कॉल कर रही है। चलो भाई देखो ये वाला। अगर एक बंदा जीतता है तो हर एक व्यक्ति को कितने मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। यदि दो बंदे जीतते हैं तो हर एक व्यक्ति को कितने मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे। तो आपको नहीं लगता एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, तो प्रतिलोम अनुपात में होगा। बिल्कुल 100% प्रतिलोम अनुपात में होगा। क्या हमसे बोला है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, पूरा भी करना है, तो आप ये तो मेरे ख्याल से कर सकते हो। बताओ, एक बंदे को 1 लाख मिल रहा है, दो बंदे को कितने मिल रहे हैं, 50-50 हजार रुपए। चार बंदों को कितने मिलेंगे, कौन बताएगा। चार बंदों में से प्रत्येक को कितने मिलेंगे। हेलो। एक बंदा जीतता है तो 1 लाख मिलते हैं, दो बंदे जीतते हैं तो दो को, हर एक बंदे को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। चार जीतते हैं तो एक एक को कितने मिलेंगे, 25,000 ना। क्या सोच रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं अपन निकालने के लिए, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको डिवाइड करते जा रहे हैं। 1 लाख को एक से डिवाइड करा तो 1 लाख आया, 1 लाख को दो से डिवाइड करा तो 50,000 आया, 1 लाख को चार से डिवाइड करा तो 25,000 आया, 1 लाख को 5 से डिवाइड करा तो 20,000 आया, 1 लाख को 8 से डिवाइड करा तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा, दशमलव में आएगा, 8 से पूरा नहीं जा पाएगा 1 लाख में। तो डिवाइड करके देख लो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 8। मेरे ख्याल से कर लोगे अब तो कंप्लीट, यानी 10 से करोगे डिवाइड तो एक जीरो कम हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। हर एक व्यक्ति को 10,000 रुपये बढ़ेगा मिलेगा। इसका आंसर क्यों नहीं दे पाया, मुझे समझ में नहीं आया। 20 से दोगे तो 20 पंजे 100, 5,000 हो जाएगा। तो आप देखो कि लगातार कम हो रहा है प्राइस। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक शो है, गेम शो है, एक बंदा जीतता है तो 1 लाख रुपए जीतेगा, दो बंदे जीतते हैं तो 50-50 हजार रुपए जीतेंगे। अगर चार जीत गए तो चार से डिवाइड कर दो 1 लाख को, 25-25 हजार मिलेगा सबको। अगर पांच जीत गए तो 5 से डिवाइड कर दो 1 लाख को, तो 20-20 हजार रुपये मिलेगा। अगर आठ जीत गए तो 8 से भाग दे के देखना पड़ेगा कितना आएगा। 10 जीत गए तो 10 से भाग दे दो 1 लाख को, तो 10-10 हजार रुपये मिलेगा। अगर 20 जीत गए तो केवल 5 ही मिलेगा हर एक व्यक्ति को, है ना। तो टेबल कंप्लीट हो रही है, और हमसे पूछा है बताइए ये अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। तो हमको मालूम है 1 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, तो फिर कम आएगा, फिर 10,000, फिर 5,000, लगातार राशि कम हो रही है, तो कौन सा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में डाउट होना चाहिए आप लोगों को, इतने कठिन कठिन कर चुके हो तो ये तो आराम आराम से बनना चाहिए था। पता नहीं आंसर क्यों नहीं दिया है। तो
धीरे धीरे राशि कम हो रही है तो कौन सा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे सवाल सॉल्व करने को बहुत कम आते हैं, क्योंकि केवल टेबल कंप्लीट करनी है तो बच्चे आसानी से कर सकते हैं, इसमें टेबल में ही भरना है और केवल एक शब्द में आंसर देना है कि संबंध अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। तो हम बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती है, पूरा लाइन यही लिखेंगे कि ज्ञात कीजिए एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। इसी से क्वेश्चन से अपन आंसर लिख देंगे, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करके बताइए, उसकी सहायता कीजिए। रहमान तीली और डंडे का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है, बच्चा है खेल रहा है तीलियों से उससे। तो पहले 4 तीलियों से पहिया बनाया, फिर उसके बाद 6 तीलियों से पहिया बनाया, फिर उसके बाद 3 3 6 2 8 तीलियों से पहिया बनाया, है ना। और जब जैसे जैसे तीलियां बढ़ती जाएंगी तो बीच में जो कोण होगा वो कम होता जाएगा। जैसे देखो, मान लो उदाहरण के लिए ये 90 डिग्री का कोण है, दिख रहा है हमको, परपेंडिकुलर है बिल्कुल, 90 डिग्री है। यहाँ पर 90 से कम हो गया, मान लो 45 हो गए, जो कि सामने हमको टेबल में दिया हुआ है। देखो बोल रहे हैं यदि वो 4 तीली का उपयोग करता है तो हर एक तीली के बीच 90 डिग्री का कोण रहता है। अगर वो 6 तीली का उपयोग करता है तो हर एक तीली के बीच 60 डिग्री का कोण रहता है। हमसे बोला है बताओ, अगर 8 तीलियों का यूज करें वो चक्र बनाने में, पहिया बनाने में, तो हर एक तीली के बीच कोण कितना होगा। अपन ने याद होगा जब शुरुआत करी थी इसको करने के लिए, तो एक तरीका अपन क्या करते थे, अगर ये सीधा अनुपात में होता तो इसको इस तरह से सॉल्व करते थे, 6/60 गुणित 8 सॉरी बराबर से 8/x, ऐसे सॉल्व करते थे अगर सीधा अनुपात में होता था। लेकिन यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात में संख्या कम हो रही है, 90 के बाद 60, 60 के बाद 30, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद धीरे धीरे लगातार कम हो रही है। तो मिनिमम का तो आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ ना, इसको गुणा करने पर कितना आएगा। 6 गुणित भाग की जगह क्या करेंगे, 60 बराबर से 8 गुणित x। मुझे x का मान निकाल के बताओ, कौन आ रहा है। मेरे ख्याल से कर लिया होगा अभी तक। सवाल का आंसर कितना आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आधा बता दिया था, एक कॉल आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या मैं सही हूँ। सर हमारा नेटवर्क चल गया था। सर नेटवर्क हमको चला कुछ गया, दिख ही नहीं रहा। अभी भी नहीं दिख रहा। सर आपकी शक्ल नहीं दिख रही। सर कुछ भी तो नहीं दिख रहा। दिखेगा दिखेगा, थोड़ा सा शांत रहो, दिखेगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अब रिकॉर्डिंग चालू हुई है, अब दिखेगा, है ना, अब दिखने लगा होगा। अब जो है हमको एक बार फिर से देख लो ये वाला सवाल। एक सवाल में एक बच्चा रहमान जो है वो तीलियां जो है वो तीलियों से एक चक्का बनाता है। तो पहली बार जब उसने चक्का बनाया, मैं कलर चेंज कर लूँ इसका, पहली बार जो चक्का बनाया उसने केवल 4 तीलियां उपयोग करी। तो जब 4 तीलियां उपयोग करी तो अपन ने देखा 4 तीलियों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, 90 90 90 90। अब 4 से उसने तीलियां बढ़ा दी, तीलियां बढ़ा दी तो अब कितनी हो गई, 6 तीलियां हो गई। अब जब 6 तीलियां हो गई तो ये कोण 90 से कम हो गया, अब 60 हो गया। अब 6 से अगर उसने 8 तीलियां कर दी तो बोल रहे हैं आप बताओ हमें कोण कितना होगा। तो हमने नीचे देखा टेबल में दिया हुआ है हमको क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है अगर 4 तीलियां है तो तीलियों के बीच 90 डिग्री का कोण है। अगर 6 तीलियां है तो तीलियों के बीच 60 डिग्री का कोण है। अगर 8 होंगी तो कितना कोण होगा, 10 होंगी तो कितना कोण होगा, 12 होंगी तो कितना कोण होगा। जब अपन, मैंने आपको अभी जस्ट समझाया, फिर से समझा रहा हूँ एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, फिर मैं बता रहा हूँ। क्या तीलियां की संख्या और क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है। तो एक बार अपन को निकाल के देखना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर उसके बाद 15 तीलियों वाले के लिए किसी युग्म का कोण का परिकलन कीजिए, मतलब 12 के बाद 15 का भी अपन को मान ज्ञात करना है। और यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच 40 डिग्री कोण है, मतलब हमको कोण दिया हुआ है 40, तो कितना होगा। तो अपन कुछ नहीं करते हैं, बस सिंपल सी बात है, इस टेबल को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
जब अपन ने सीधा समानुपात देखा था जिसको हम अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, अगर वो देखा था हमने, तो उसमें हम ये करते थे 4/90, सॉरी 4 का तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी, 8 का ज्ञात करना है, तो अपन ऐसा करते थे 6/60 बराबर से 8/x, फिर यह गुणा करते थे और x का मान निकालते थे। लेकिन ये सीधे समानुपात में करते थे, अनुक्रमानुपाती में करते थे। जबकि हमको यहाँ दिख रहा है कि 90 के बाद 60 आया है, मतलब संख्या कम हो रही है, मतलब ये प्रतिलोम अनुपात में होगा, तो हम इसमें बटे में नहीं लिखते हैं, हम इसमें गुणा में लिखते हैं। तो 4 गुणित, फिर से मैं 4 वाला ले रहा हूँ, 4 वाला नहीं लेना अपन को, ये वाला लेना चाहिए ना, इसको सॉल्व करना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, 6 गुणित 60 बराबर से 8 गुणित x, x का मान चाहिए है, 8 इसके बटे में चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6 गुणित 60/8 बराबर से x, x का मान निकालना है। क्या 8 के पहाड़े में 60 आता है? तो नहीं, 8 8 सब तो 56 है ना, नहीं चटेगा। तो अपन एक काम करते हैं, 2 से काट देते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचेगा 2, 4 पंजे 20, और 2 तिया 6। काटना कब आएगा? जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। x बराबर से हो जाएगा 15 तिया 45, मतलब यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर कोण कितना आएगा? 45 डिग्री का। क्या आप मुझे अभी के अभी 10 के लिए ज्ञात कर सकते हो? अगर 30 लीजिए कोई संख्या 10 होगी तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर कितना होगा? कोई भी आंसर माइक खोल के नहीं बोलेगा, चैट में लिखना है आपको आंसर कितना आता है ना। चैट में कोई आंसर नहीं बोलेगा। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, जो कि आपको बैठना चाहिए, अगर बैठे हो आप, तो आप मुझे 10 तीलियों के लिए कोण निकाल के बताइए। कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, 8 गुणित 45 बराबर से 10 गुणित x। अब बस 10 को इधर ले जाना और काटा पीटी करना है, आपको बताना है कितना आंसर आ रहा है, चैट में लिख देना है, और आपका नाम भी लिख देना, पता चल जाएगा किसने लिखा। आज इतना डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं बच्चे? अगर आपका मिस हो गया है थोड़ा बहुत भी, तो आप जो है वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा लेट जरूर हो गया हूँ वीडियो में, 1-2 वीडियो पीछे रह गए हैं, मेरे को पता नहीं है कौन सा वीडियो लास्ट अपलोड किया था। मैं कोशिश करूंगा आज वाला तो कर ही दूं मैं, है ना। लास्ट क्लास लिख के आज का तो अपलोड कर ही दूं, क्योंकि कुछ बच्चे लेट जोड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से 10 का भी आ रहा होगा आपको समझ में। 40 मिनट है, मैं वेट नहीं करता हूँ, आप लोग कर ही रहे होंगे ऑलरेडी। जो कर रहे हैं करो, जिनसे नहीं बन रहा है वो सामने देखो, है ना। इसका अपना आ गया है 45 आंसर। 45 डिग्री कोण है ना, तो डिग्री लिखना चाहिए। फिर उसके बाद अपन इसको करेंगे तो 8 गुणित, अच्छा, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मुझे 10 के नीचे का चाहिए तो मेरे को इन दोनों के जोड़े लेना पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये समानुपात में है तो मैं इन दोनों को भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्योंकि ये प्रतिलोम अनुपात या समानुपात में तो कोई से भी 2 खाने ले सकता हूँ, जो भी आसान लगे। तो मैं इजीनेस के लिए यही वाला खाना ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 6 गुणित 60 बराबर से 10 गुणित x। x का मान चाहिए, 10 बटे में जाएगा, यहाँ से हटा दे रहा हूँ, बटे में 10 लिख दे रहा हूँ। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36, मतलब x का मान कितना आ जाएगा? 36 डिग्री। जब 10 तीलियों का यूज करेगा तो हर एक तीली के बीच 36 डिग्री का कोण रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है अपन को, ये वाला लेना है आखिरी वाला। तो फिर से एक बार यही वाला ले लो, क्योंकि ये सरल पड़ता है। 6 गुणित 60, मैंने फिर बोला ना, जरूरी नहीं है आप ये वाला लो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 6 गुणित 60, कोई सा भी ब्लॉक ले सकते हो आप। 6 गुणित 7 12 गुणित x। x का मान चाहिए, 12 बटे में आ जाएगा। 12 के पावर में 60 आता है, 12 कम 12 24, 12 तीस 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और 6 पंजे 30, तो x का मान आ जाएगा 30 डिग्री। है ना इजी, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस क्या करते हैं, अगर सीधा समानुपात में होता था तो अपन भाग देते थे, प्रतिलोम समानुपात में है तो उन दोनों का गुणा करना है। अब पहला क्वेश्चन है, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच कोण प्रतिलोम समानुपात में है? तो हाँ बोलेंगे हम, हाँ, तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। या फिर प्रतिलोम समानुपात की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो वृत्त क्रमानुपाती है ना, है।
45, ये था 36, ये था कितना, कितना है, बोल गया, 30 आया था। 12 का 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, हाँ 30 डिग्री। तो हम बोलेंगे प्रतिलोम व्युत्क्रमानुपाती है या प्रतिलोम समानुपात में है। अगला क्वेश्चन है, 15 तीलियों के लिए कोण निकालो भाई। 15 तीलियों के लिए कोण निकालो। तो अपन क्या करेंगे, फिर से अपन 6 × 7 वाला, यही वाला क्यों ले रहे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाला ले लो, 12 × 30 वाला ले लो। 12 हो गया, 12 × 30 बराबर से 15 × x। यहाँ पर भी समझ में नहीं आया, हैंड राइज कर देना, मैं माइक खोल दूंगा, डाउट पूछ लूंगा, है ना। करिश्मा तो आज रुक ही नहीं पा रही है, थोड़ी देर रहती है फिर कट जाती है, थोड़ी देर रहती है फिर कट जाती है। तो अपन ने ये दोनों ले लिए अब, है ना। अपन को 15 तीलिए के लिए पूछा है, तो अपन ने टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और हमसे बोला हुआ है कि भाई ये बताओ। तो अपन ने क्या करा, 12 × 30 बराबर से 15x कर दिया। एक्स का मान निकालना है, 15 यहाँ से बटे में चले, अगली स्टेप में करना चाहिए, मैं थोड़ा सा आलसी दिखा रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, आप मत करना प्लीज, मेरी तरह आलसी मत बनना। 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा, और 12 का 2 में गुणा करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 24 डिग्री। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे, इसको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। 15 तीलियों के लिए जब अपन सेकंड नंबर डालेंगे ना, तो ऐसा लिखेंगे 12 × 30, कोई सा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं 12 × 30 लो, 10 × 36 ले सकते हो, 8 × 45 ले सकते हो, जो भी आसानी से सॉल्व हो जाए, जो छोटा दिखे वो ले लो, 4 × 90 भी ले सकते हो, बराबर से 15x। एक्स 15 इधर बटे में जाएगा, बाकी चीज कट जाएंगे और गुणा करेंगे तो 24 आंसर आ रहा है। मतलब तीलियों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 24 डिग्री का। अब यहाँ पर क्या पूछा हुआ है देखना, अगले सवाल में, यदि क्रमागत तीलियों में से प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है, मतलब अपन को बोल दिया अगले सवाल में भाई, ओ ओ ओ ओ ओ, अपन को बोल दिया है, अब अगले वाले टॉपिक के लिए तुमको कोण दे दिया है, अब तीलियों की संख्या ज्ञात करो, मतलब कोण कितना दे दिया, 40 डिग्री। तो हम बोल रहे हैं आप बताओ कि तीलियों की संख्या कितनी होगी, तो अपन तीलियों को टी लिख लेते हैं। तो अब इनमें से कोई सा भी एक पसंद कर लो, जिसको अपन काटा पीटी करने में आसानी हो, अपन तीलियों की संख्या निकालते हैं। तो अपन 6/60 ही ले लेते हैं। आप बोलोगे 6/60 क्यों ले रहे हो, चलो 4/90 ले लो, 4 × 90, 4 × 90 बराबर से t × 40, 40 × t। टी का मान चाहिए, 40 कहाँ जाएगा, बटे में, तो 40 आ जाएगा यहाँ पर बटे में, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 × 1 = 4, तो 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 × 1 = 9, टी का मान कितना आ जाएगा, 9, मतलब तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लिखने का तरीका कैसा रहेगा, कोई भी अंतर नहीं, बस एक नंबर डालोगे, उसमें हिंदी में लिख दोगे कि प्रतिलोम समानुपात में है, दूसरा नंबर डालोगे, दूसरे में इस तरह से सॉल्व करके दिखाओगे। कोई भी एक एक खाना पकड़ लो, जैसे 12 × 30 का खाना पकड़ा था मैंने, 12 × 30 बराबर से 15x, एक्स का मान ये रहेगा, 15 इधर बटे में चले जाएगा, तो 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, एक्स का मान आएगा 24 डिग्री। युग्म का कोण बोला था, इसलिए आंसर हो जाएगा 24 डिग्री। इसमें बोला है यदि कोण 40 डिग्री हो तो तीलियों की संख्या निकालो, तो अपन ने फिर से कोई सा भी एक चूज कर लिया, 4 × 90 बराबर से 40t, है ना, और टी का मान आ गया 9, तो अपन बोलेंगे तीलियों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। बिल्कुल इजी। अगला सवाल, अभी तो इजी लग रहा है, घर पे खुद से करके देखना पड़ेगा, अगर बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो पूछो, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का कोई सानी नहीं है। मैं अपने 3 वाक्य बोलता हूँ बच्चों से पहली क्लास में, आप लोगों से नहीं बोल पाया, किन्हीं कारणों से क्यों नहीं बोल पाया, जब भी मैं क्लास में स्टार्ट करता हूँ ना, तो वो मेरे 3 उसूल हैं, मैं लर्निंग है, कुछ भी बोलो आप, जो भी बोलो, मैं 3 बातें बोलता हूँ बच्चों से, हर एक, क्योंकि आप लोग इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि आप लोग कभी इकट्ठे मिले ही नहीं स्टार्टिंग में, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में आए थे, तो आज बोल दे रहा हूँ। 3 बातें कौन कौन सी है, पहला, मेहनत का कोई सानी नहीं है, मेहनत करो, सानी नहीं है मतलब पर्याय नहीं है ना, मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो, मेहनत का कोई सानी नहीं है, सानी मतलब पर्याय। दूसरा, दूसरों पर विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो, दूसरों पर हमेशा विश्वास करो, मतलब सब पर तो नहीं, जिन पे कर सकते हो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिन पर विश्वास कर सकते हैं, विश्वास करो,
पर अंधविश्वास मत करो। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है, दूसरों पर विश्वास करो, मतलब लेकिन आप अंधविश्वास मत करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जैसे मान लो टीचर ने बोल दिया कि एग्जाम में 10th बोर्ड में ज्यादातर काम आता है, टीचर ने बोल दिया कि इस चैप्टर से वाला क्वेश्चन कर लो 100% आ जाएगा, फिक्र मत करो। नहीं, आपको डाउट होना चाहिए। आप यकीन, आप ये बोल सकते हो कि टीचर को एक्सपीरियंस है बिल्कुल, लेकिन हमें थोड़ा सा ये होना चाहिए कि नहीं यार, उन्होंने तो है ना पेपर बनाया है, हो सकता है उनके अलावा कुछ आ जाए, तो हम थोड़ा सा तो लोगों पे विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास नहीं। रिलेटिव्स पे भी, रिश्तेदारी में भी ये लागू होती है। और तीसरी बात है, कभी भी खुद से झूठ मत बोलो। दूसरों से झूठ कभी कभार बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो। क्लास में पूछा आपसे कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आप बोलोगे सर मेरा पेट दुख रहा था, या मेरा सर दुख रहा था, या घर पे ये परिस्थिति आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं, सर से झूठ बोल दो। लेकिन खुद को पता होना चाहिए, नहीं यार मैंने आज झूठ बोला है, मैंने आज पढ़ाई नहीं करी थी, मैंने लापरवाही करी थी। तो कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलना। दूसरों से कभी कभार बोलोगे, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिंदगी ऐसी है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता पॉसिबल, तो झूठ बोलना ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरों से झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलना। हमें पता होना चाहिए कि हमने गलती करी है। कई बच्चे रिजल्ट 10th के रिजल्ट के बाद बोलते हैं कि नहीं यार हमने तो इतनी मेहनत करी थी, उसके बाद भी इतने नंबर नहीं आए। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो खुद से, आपने नहीं करी उतनी मेहनत। आपने वो टाइम भूल गए जब आप कोचिंग जा रहे थे या घर जा रहे थे, आप 5 मिनट का रास्ते को 15 मिनट लगा रहे थे दोस्तों से बात करते हुए जा रहे थे। तो हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ मत बोलो। मैंने मत लिखना भूल गया उसमें। दूसरों से, खुद से झूठ मत बोलो, दूसरों से चल जाएगा, खुद से झूठ मत बोलो। ये 3 बातें हैं, मेरी लर्निंग रहती है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। मैं को नॉर्मली पहली क्लास में ही बोल देता हूँ, लेकिन इसको याद रखना है। मेहनत का कोई सानी नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी हर चीज के लिए, कुछ भी पाना हो लाइफ में। विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। दूसरों पे आप विश्वास बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना है। आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है किसी पे भी, आपको धोखा मिलेगा। खुद से कभी भी झूठ मत बोलो। दूसरों से थोड़ा बहुत झूठ बोलोगे चलेगा, लेकिन कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलना है ना। इसको याद रखो, तीनों बातों को। हमेशा इसको जिंदगी में अप्लाई करो, आप हमेशा फायदे में रहोगे। मैं हुआ हूँ फायदे में, इसलिए बोल रहा हूँ। चलो, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी की जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी? किसी मिठाई के डब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5-5 मिठाइयाँ मिलती हैं। तो इसकी टेबल बना लेते हैं अपन। यदि यहाँ पर लिखेंगे अपन बच्चों की संख्या, और नीचे लिखते हैं मिठाई की संख्या। बोल रहे हैं किसी डिब्बे में मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए, 24 बच्चे, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलती है? 5 मिठाई। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी की जाए, बच्चों की संख्या में 4 की कमी कर दी जाए, 24 की जगह आप कितने हो गए? 20 हो गए। तो बोल रहे हैं बताओ प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी? एक चीज तो तय है, संख्या में कमी आ रही है, मतलब प्रतिलोम अनुपात में होगा, और एक्स की संख्या अपन को ज्ञात करना है। तो ये इसी में की टेबल बनाओगे आप, जैसा अपन ने वहां भी बनाया हुआ है। किधर? ओ भाई ये क्या हो गया? किधर? अपन ने समानुपात में भी बनाई हुई थी ऐसी टेबल, हर क्वेश्चन में बनाते थे। तो ये टेबल बनाई अपन ने, बच्चे और नीचे लिखा मिठाई। 24 बच्चे हैं, 5 मिठाई, 20 बच्चे हैं तो कितनी मिठाई, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए प्रतिलोम अनुपात में इसलिए भाग नहीं करेंगे, गुणा करेंगे। 24 × 5, 24 × 5 बराबर से, कई बच्चों ने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा, 20 × x। एक्स का मान चाहिए, 20 बटे में जाएगा, एक्स बराबर से हो जाएगा 24 × 5 बटे 20। 5 से 20 कट रहा है, 5 चौको 20, 4 से 24 कट रहा है, एक्स बराबर से हो जाएगा 4×24। मतलब हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी? 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं था, बिल्कुल भी, है ना। अगला क्वेश्चन देखें। जहाँ कहीं भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। मैं आपको माइक खोल दूंगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक किसान की पशुशाला में, क्या हो गया ये, 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी।
और अपने पास क्वेश्चन है 11। चलो, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। इसमें का क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले साल पेपर में आ चुका है, तो अगले आने ये वाला क्वेश्चन और अगले आने वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी है। किसी किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए कितना भोजन है? 6 दिन का भोजन प्राप्त। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो पशु, टेबल बनाना पड़ेगा ना, पशु, और यहाँ लिख दो दिन। कितने पशुओं के लिए? 20 पशुओं के लिए। 20 पशुओं के लिए कितने दिन का भोजन पर्याप्त है? 6 दिन का। बोल रहे हैं पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, तो 20 में 10 जोड़ दो तो 30 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब 20 में 10 जोड़ा है तो 30 हो गए हैं, पशुओं की संख्या बढ़ गई है, तो भोजन की संख्या जितने दिन भोजन चलना था अब कम होने वाली है। पहले 6 दिन चल रहा था, अब 5 4 3 दिन चलेगा। तो ये अपन को ज्ञात करना है, एक्स बराबर से ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? जब ये टेबल बन गई है, अब तो कुछ कट बचा ही नहीं है उसमें, व्युत्क्रमानुपात में है क्योंकि कम हो रही है संख्या। तो अपन क्या करेंगे? 20 गुणित 6, 20 गुणित 6 बराबर से 30 गुणित एक्स। एक्स का मान चाहिए है, 30 बटे में जाएगा, 6 पंजे 30, 5 चौको 20। एक्स का मान आ जाएगा 4 दिन। मतलब अब चारा कितने दिन चलेगा? केवल 4 दिन चलेगा। जब 20 पशु थे तो 6 दिन चल रहा था, 30 पशु हो गए तो केवल 4 दिन चलेगा। लॉजिकली भी बिल्कुल सही बात है ना। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, एक बार अपन ने टेबल बना ली तो केवल अपन को गुणा करना है और आसानी से आंसर आ रहे हैं अपने। एक ठेकेदार या आकलन, अब देखना फिर बोल रहा हूँ मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनने में आसान लग रहा है क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करोगे ना, टेबल बनाओगे, गुणा करोगे, फिर गुणा करके आंसर निकालोगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे सवाल। एक ठेकेदार या आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं व्यक्ति और नीचे लिख लेते हैं कार्य। तार लगाने का काम 3 व्यक्ति, व्यक्ति कितने हैं? 3, और कितने दिन लग रहे हैं कार्य करने में? 4 दिन लग रहे हैं। 3 व्यक्ति 4 दिन में कर रहे हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों द्वारा करवाए तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, पूछा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, व्यक्तियों की संख्या बड़ी है तो कार्य करने के दिनों की संख्या कम होने वाली है, मतलब व्युत्क्रमानुपात में है। व्युत्क्रमानुपात में मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, 3 गुणित 4 बराबर से 4 गुणित एक्स। एक्स का मान चाहिए, 4 बटे में जाएगा तो एक्स बराबर से हो जाएगा 3 गुणित 4 बटे 4। 4 से 4 कैंसिल, मतलब दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 दिन। पहले 3 मजदूर थे, वो 4 दिन में काम कर रहे थे। 4 मजदूर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे उसको? 3 दिनों में। और यकीन मानो, अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन इसकी तैयारी कर रहा है किसी कंपटीशन एग्जाम की, तो इसमें के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा। समानुपात और प्रतिलोम समानुपात में बहुत सारे क्वेश्चन जॉब के लिए भी पूछे जाते हैं। तो आप में से जितने बच्चे कोई को अगर रेलवे में जॉब चाहिए है, टीसी बनना है, या फिर लोको पायलट बनना है जो ट्रेन चलाता है, या गार्ड बनना है ट्रेन का, बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है और बहुत अच्छा काम है ना। पायलट बन रहे होगे आप, लोको पायलट तो ट्रेन चला रहे होगे, टीसी होगे तो आप चेक कर रहे हो, टिकट चेक कर रहे होगे, एक अधिकारी के रूप में काम कर रहे होगे रेलवे में। तो इन सब की नौकरी के लिए आपको इन टाइप के सवाल जो है गणित में तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारे रहते हैं, केवल एक टाइप नहीं रहता, बहुत सारे रहते हैं, लेकिन उनमें से एक टाइप ये है। तो आपको ध्यान से समझना चाहिए। और कुछ कठिन लग रहा है क्या? सोचो, 8वीं क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा है नौकरी देने के लिए, और क्या चाहिए तुमको? बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं। यदि इस बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्से में 20 बोतलें आए तो कितने बक्से भर जाएंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं बोतल और नीचे लिखते हैं बक्सा, बॉक्स। यदि 25 बॉक्स हैं तो 25 बॉक्स में बोतल कितनी है? 12 बोतल। तो हमसे बोल रहे हैं 20 बोतल अगर एक बक्से में भराएं तो बताओ बक्सों की संख्या, कितने बक्से भर जाएंगे, एक्स याद करना है। बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें हैं। बोतल, इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में अगर 20 बोतलें हैं तो बताओ कितने बॉक्स भर जाएंगे? तो 12 गुणित 25, 20 गुणित एक्स। एक्स का मान चाहिए,
20 बटे में जाएगा, तो x बराबर से 12 गुणित 25/20, पचम 25, 5 चौको 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15, x बराबर से 15। इजी। पीस ऑफ केक, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, पीस ऑफ केक, बहुत इजी। केक का एक पीस, है ना, तो हिंदी में ना बोलते उसको इंग्लिश में बोलते हैं पीस ऑफ केक है। क्या सवाल है? पीस ऑफ केक, बहुत इजी। बस वो तो जो जो लिखा हुआ अपन ने उसको टेबल में बनाया, और बस प्रतिलोम समानुपात का लगा दिया फॉर्मूला। गुणा करना है, बराबर से इधर का गुणा करना है, इसको इधर बटे में लेगा, एक्स का मान निकल गया। बेहद इजी। अगला, मुझे मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी अब अगले सवालों में, है ना। बहुत इजी है, जिस हिसाब से आप लोग वो काम करते हो, आप लोग आसानी से कर सकते हो। अगर किसी जगह फंसते हो देखते हैं। अभी 3 मिनट है तो एक सवाल और हो सकता है। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन बनाने के लिए 42 मशीनों की जरूरत है, तो अपन यहाँ लिखेंगे वस्तुएं, और मशीन कितनी चाहिए, मशीन, वस्तुएं और मशीन। कितनी वस्तुएं बना रहा है, कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए। अच्छा, वस्तुएं नहीं है, ये दिन है एक्चुअली, मशीन और दिन। 42 मशीन है, वो कितने दिन में बना सकती हैं वस्तुएं, 63 दिन में। तो हमसे बोला हुआ उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए, 54 दिन में बनाने के लिए हमें कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो अब तो आप कर सकते हो, 63 गुणित 42 बराबर से 54x, एक्स यहाँ से हट जाएगा, 54 बटे में आ जाएगा। ठीक। 17 एकम 17, 17 34, 17 तिया 51, नहीं, डायरेक्ट नहीं कट रहा है। 54 18 से भी नहीं कटेगा, 18 अठारह 18 36, 18 तिया 54 होता है, लेकिन 18 एकम 18, 18 36, 18 तिया 54 होगा, 42 नहीं कटेगा। 54 किसके साथ के बारे में आता है, नहीं, 7 7 49 नहीं आता, 56 आता है। कुछ से नहीं कट रहा भाई ये, लेकिन किसी ना किसी चीज से तो कटेगा। चलो अपन दो से ही काटना शुरू करते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ए दूनी 4, बचेगा 1, 2 सत्ते 14। अब 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और साथ ही 49, मतलब एक्स का मान आ जाएगा 49। तो अपन क्या बोलेंगे, कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, हम लिखेंगे वे 54 दिन में बनाने के लिए x बराबर से 49 मशीनों की आवश्यकता होगी, है ना। तो ये सवाल है भाई, अब तक तो समझ गए होगे सारे सवाल, है ना। अब अपन क्या करेंगे, 9वां 10वां 11वां अभी बचे हुए हैं, तो इसको अपन कल देखेंगे, ठीक है। और अगर आप कर सको तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। स्कूल में कर कर बताइए तीनों सवाल, कहीं पर भी अटकते हो तो स्कूल में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। मेरा बोलना ये है कि अपन कल से सोशल साइंस शुरू कर दें ऑनलाइन क्लास में, ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप तीनों सवाल कर लेते हैं तो। ठीक है, तो अपन कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है मैथ्स के अलावा भी जो सीख दी है उसको भी ध्यान रखोगे, कुछ सीखा होगा, ज़रूरी है वो भी लाइफ के लिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं स्कूल में एक बार फिर से। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव। ओह, फिर से जय गुरुदेव। बाय, गुड नाइट सभी को।